बच्चों, आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग धूल नामक पाठ पढ़ने वाले हैं। धूल शब्द सुनते ही आप सभी के मन में गर्द गुब्बार का भाव उत्पन्न हो गया होगा। तो ये गर्द गुब्बार का जो भाव है, जो धूल मिट्टी से उत्पन्न होता है, इसको किस तरह से काव्य से जोड़ा जा रहा है, कहानी से जोड़ा जा रहा है, आइए इस पाठ में समझते हैं। पाठ का नाम है धूल। आइए सबसे पहले लेखक रामविलास शर्मा जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ के प्रति जो समर्पण भाव है, जो सृजनकार है, जो बनाने वाले हैं, उनके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम सभी रामविलास शर्मा जी के बारे में जानते हैं। बच्चों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही पाई। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरू बेसिक जो स्कूली शिक्षा है वो इन्होंने गांव में ही पाई। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहाँ से अंग्रेजी में एमए करने के बाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी प्रोफेसर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेखक के लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। प्रमुख कार्य कृतियाँ भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे कविता, पाप के पुजारी नाटक, 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा नामक साहित्य की रचनाएं इन्होंने प्रदान की हैं, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। बच्चों, धूल नामक पाठ में कुछ कठिन शब्द आएंगे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पाठ को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आइए कठिन शब्दों पर नज़र डालते हैं। खरादा हुआ। खरादा हुआ का मतलब सुडौल और चिकना बनाया हुआ, यानी कि तरीका से उसको सिस्टमेटिक किया हुआ। सुडौल और चिकना बनाया हुआ का मतलब खरादा हुआ से लगाया जा सकता है। रेणु। रेणु का मतलब होता है धूल। पार्थिवता। पार्थिवता का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। अभिजात। अभिजात का मतलब है कुलीन, श्रेष्ठ। संसर्ग का मतलब होता है संपर्क। कन्या का मतलब होता है गोद। लरिकान यानी बचपन, बच्चे। नौबत। नौबत का मतलब होता है हालत। असारता। असारता का मीनिंग होता है सार रहित। विडंबना। विडंबना का मीनिंग है, बेटा आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। विडंबना का मतलब होता है विसंगति, डिफरेंस। ठीक है, अपोजिट, नेगेटिव, अल्टरनेट। बांटे यानी हिस्से। असूया, ईर्ष्या, जिसे जेलसी भी कहते हैं। बच्चों, इस लेख में लेखक ने धूल के जीवन में महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धूल की क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी विशेषता है, आदि के बारे में बताने की कोशिश की है। लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। धूल के बिना शिशुओं
की कल्पना नहीं की जा सकती हैं, यानी कि बचपन, वह बचपन बेकार है जो धूल मिट्टी से नहीं रूबरू हुआ। बचपन और धूल मिट्टी का संपर्क बहुत ही अन्योन्याश्रय होता है। किस्मत वाले हैं वो बचपन जिन्हें धूल मिट्टी का संपर्क हुआ। आज ये मुश्किल है धूल मिट्टी का मिलना, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों में हम सभी रह रहे हैं। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। लेखक आगे कहता है कि जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, वह उस धूल से कैसे अपने आप को अलग कर सकता है। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। ग्राम भाषाओं में हमने गोधुली शब्द को अमर कर दिया है। गोधुली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधुली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बांटे नहीं पड़ी। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है, क्योंकि भारत गांवों का देश है और धूल मिट्टी गांवों में ही मिलते हैं। यहाँ तक कि घृणा, असूया जिसे ईर्ष्या कहते हैं आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं यानी कि शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, जिससे अर्थों में भी भिन्नता आ जाती है, अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थ गंध, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, ये धूल भरे हीरे अमर हैं। प्रायः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत की नई पीढ़ी के नौजवान धूल से परहेज करते देखे जाते हैं। अक्सर वे अपने आप को उस धूल मिट्टी से बचाते हैं। लेखक इसी विडंबना पर अफसोस करता है, वह इसी बात का विरोध करता है। लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि भारत की गरिमा शहरों की चकाचौंध पर नहीं टिकी है, बल्कि आज भी इसकी गरिमा गांवों पर टिकी है। शहरी जीवन से धूल अथवा मिट्टी समाप्त होती जा रही है। पक्के मकान, पक्की सड़कें आदि के कारण अब शहरों में मिट्टी अथवा धूल के दर्शन नहीं होते, जबकि पूरे देश को आहार गांव से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम चाहकर भी धूल से परहेज नहीं कर सकते। धूल के महत्व पर प्रकाश डालकर लेखक यहाँ शारीरिक शक्ति के महत्व को भी दर्शाना चाहता है। इसीलिए प्रकारांतर से लेखक गांव, गोधुली, गायों, गोपालों, अखाड़ों आदि के हमें याद दिलाता है। लेखक ने स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन धूल के महत्व पर प्रकाश डालकर लेखक यहाँ शारीरिक शक्ति के महत्व को भी दर्शाना चाहता है। इसीलिए प्रकारांतर से लेखक गांव, गोधुली, गायों, गोपालों, अखाड़ों आदि की हमें याद दिलाता है। लेखक ने स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के आधार पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने की भावना से भी उत्वफटित है। उत्वफटित का मतलब होता है कि एकदम स्वाभिमान से भरा हुआ, आत्मसमर्पण, स्वाभिमान का जो प्रभाव है उससे भरा हुआ। लेखक का मन यहाँ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। पूरे निबंध के केंद्र में देशभक्ति की भावना है। अतः यह कहा जा सकता है कि लेखक ने देश की मिट्टी को पूजनीय मानकर धूल से संबंधित बातें कही हैं।
बच्चों, तो ये रहा धूल नामक कहानी का सारांश, जो कि आपको बहुत ही कम शब्दों में संभवतः जो मूल बातें हैं इस पाठ से संबंधित वो आपसे कही गई, आपको बताई गई, समझाई गई। आप विशेष रूप से स्वाध्याय करके और भी इस विषय वस्तु की गहराई में उतरें और धूल की अहमियत को समझें। निगेटिव पॉजिटिव, जीवन में सुख दुख, सुबह शाम, धूल मिट्टी, ये सब का महत्व है, इसे अपनाएं। धन्यवाद।